हेलो, क्या हाल चाल। तो आज हम बायोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं, जिसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, है ना। सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। तो आज हम ये सेल एंड साइटोलॉजी चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को अगर अंदर तक भी जाने का जरूरत पड़े तो हम चीजों को आपको अंदर तक हम घुस कर चीजों को बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो। सेल साइकिल सेल डिवीजन जो कि ये जेनेटिक्स का सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट क्रिएट करता है। तो चलिए हम यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसीलिए आज हम दोस्तों पीपीटी के फॉर्म में चीजों को नहीं लेकर आए। हम सोचे कि नहीं, बिल्कुल चीजों को हम बाय हैंड चीजों को लिख कर, तो यहाँ पे आज हम टॉपिक डालेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। सेल साइकिल, इसमें दो वर्ड है, सेल साइकिल और बीच में एंड लगाया हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद सेल डिवीजन है। इससे बिल्कुल पता चलता है कि ये दोनों दो पोर्शन का चीज है। सेल साइकिल अपने आप में एक अलग चीजें रखती हैं, सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो फर्स्ट एट ऑल हम आपको सेल साइकिल के बारे में बताते हैं। अगर कोई भी सेल यानी कि सेल साइकिल रिपीटिशन एंड कम ऑन प्रीवियस नेचर, चीजें होती हैं रिपीटेट होकर के फिर से प्रीवियस पहले वाले नेचर में आ जाना, है ना। दिस इज द सेल साइकिल। कहने का मतलब है ये हमारा पॉइंट स्टार्टिंग है, इसको हम यहां से किए फिर यहाँ पे आ गए। दिस इज द सेल साइकिल। चीजें हम ये भी हम बताएंगे आपको कि इसमें किस प्रकार से फेजेज होती हैं। ये फेजेज जिसको हम G1 एस फेज, उसके बाद फिर G2, उसके बाद ये हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेशन फेज। आगे जाके चीजों को स्टार्टिंग से हम कॉन्सेप्ट में अंदर आने का मतलब है कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो कि आखिर ये चीजों को हम पढ़ क्यों रहे हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ने का मेन हमारा मकसद क्या है, इसलिए हम चीजों को उसके बाद जब हम ये इसमें आ जाएंगे, इसके बाद एक टॉपिक हमारा आएगा सेल डिवीजन, है ना। कहने का मतलब जब रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट एंड गो डिवाइड, चीजें रेप्लिकेट करेंगी और फिर जब रेप्लिकेट करेंगी यानी कि रेप्लिका अपने जैसा बहुत सारा कॉपियां बनाना स्टार्ट कर लेंगी, तब जाकर के उसको अपना फॉर्म को बरकरार रखने के लिए रीस्टोर करेगा और रीस्टोर करने के लिए वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चीज को देखते हैं कि हम इस चीज को पढ़ते क्यों है। देखिए, ये सपोज एक सेल है, ठीक, सेल है। ये सेल ग्रोथ किया, ये सेल क्या किया, ग्रोथ किया। ये सेल ग्रोथ किया, सेल ग्रोथ किया, इससे बड़ा सेल यहाँ पे बन गया, इससे बड़ा सेल यहाँ पे बन गया, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। फिर ये जब ग्रोथ किया तो देखिए इससे और ज्यादा ये बढ़ गया। इसमें आप देख रहे होंगे दो चीज है ना। सबसे पहला न्यूक्लियोप्लाज्मिक और एक वर्ड आता है साइटोप्लाज्मिक, है ना, साइटोप्लाज्मिक। ये दोनों कहने का मतलब है इसमें बढ़ रहा है। तो आप देखिए कि इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों में न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक में सबसे ज्यादा
जब ग्रोथ कर रहा है सेल तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा चीज बढ़ रहा है, तो आप पाएंगे कि साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म ज्यादा बढ़ रहा है ना। साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कैरियोप्लाज्मिक रेशियो। कैरियोप्लाज्मिक रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। कैरियोप्लाज्मिक, कैरियो यानी न्यूक्लियस यानी हम केंद्रक के बारे में सबसे पहले, उसके बाद प्लाज्मिक, कैरियोसाइटो, कैरियो दोनों वर्ड एक में आएगा, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पे ये रेशियो में देखिए है ना, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसमें होता है कि नंबर्स ऑफ कैरियोप्लाज्मिक साइटो रेशियो एंड ये, तो इसमें होता है क्या, ये भी बढ़ रहा है लेकिन इसके तुलना में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जब किसी भी चीज का मैथमेटिकल्स में आप देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो यानी कि होल रिजल्ट क्या होगा, होल रिजल्ट आपका डिक्रीज होगा, है ना, होल रिजल्ट आपका डिक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज होगा कब, जब सेल डिवाइड नहीं हुआ है और ग्रोथ कर रहा है, तो ये चीजों को रीस्टोर अप करना है। कहे कि ये चीज क्या हो गया, रिजल्ट हमारा जब निगेटिव आ गया, इसका मतलब चीजें अनबैलेंस हो गई, तो अनबैलेंस हो गई उसको हमको बैलेंस करना है। कोई भी नेचर में क्या होगा, अनबैलेंस चीज तो रह नहीं सकता है, बैलेंस फॉर्म में रहेगा। तो इसके लिए अब ये दो सेल में क्या हो गया, फिर से डिवाइड हो गया, है ना, फिर से डिवाइड हो गया, बिल्कुल इसके जैसा प्रीवियस जो हम आपको बताए थे कि रिपीटेशन एंड कम ऑन प्रीवियस नेचर, तो फिर से वो प्रीवियस नेचर में आ गया और ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो सारा के सारा वही हो गया, है ना। यानी कि साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम के सेम फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा रीस्टोर करने का काम किया, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अब हम देखते हैं कि सेल हम जैसे ही वर्ड सुनते हैं तो आता है, आपके सिलेबस में भी है कि कोशिका के प्रकार कितने हैं, है ना। सबसे पहले बेसिक चीज पे आते हैं, फिर हम उसके बाद आपको मैकेनिज्म पे आएंगे। कोशिका के प्रकार, है ना, कोशिका तो आपको हम पीछे भी बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, ये हमारा कोशिका का प्रकार है। यूकैरियोटिक यू वर्ड का मतलब होता है पता है, ट्रूथ, यानी कि मेन रूप से अगर कोशिका है, सत्य कोशिका अगर है तो वो यूकैरियोटिक ही कहलाएगा। ये हमारा ओल्डेस्ट वर्जन था, जिसको हमने आपको एक उदाहरण देके बताया था कि हमारे यहाँ पहले कीपैड का मोबाइल चलता था, उसके बाद फिर स्क्रीन टच आया, उसके बाद अब एंड्रॉयड आ गया। तो ये हमारा पुराना वर्जन प्रोकैरियोटिक, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी ये सब आता है। उसके बाद हमारा यूकैरियोटिक जो कि न्यू मॉडलाइज युग में आज के जमाने में चल रहा है, ये टोटल के टोटल हमारा यूकैरियोटिक में। तो इसमें ये दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोनों
दोनों में क्या अंतर है ना। इससे कर देने से थोड़ा सा आपको चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और सेकेंड फॉर्म में हम लिख देंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट थिंग्स आ जाएगा आपका कि यह प्रारंभिक व अविकसित, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अविकसित कोशिकाएं हैं। उसी का बिल्कुल सीधे रेसिप्रोकल वर्जन कि यह प्रारंभिक नहीं है ना, नई युग की वह सबसे विकसित कोशिकाएं की श्रेणी में आती हैं। ये यूकैरियोटिक है ना, कि यह प्रारंभिक व अविकसित कोशिकाएं हैं। कौन से? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक हमारा नए, जो आजकल के न्यू इरा में ये जो चीजें चल रही हैं, और साथ साथ विकसित कोशिकाएं हैं, है ना। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक का सेकंड पार्ट लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक का सेकंड पॉइंट, इनमें कोशिकांगो यानी ऑर्गेनिल्स कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें कोशिकांगों का अभाव होता है, इनमें कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें सेकंड हम यूकैरियोटिक में लिखेंगे, यूकैरियोटिक में चीजों के लिखेंगे, इनमें सारी कोशिकांगों की उपलब्धता होती है। यानी सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक में होती हैं। क्योंकि यह सबसे यह केवल प्लाज्मा झिल्ली, इसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, इसमें केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। इनमें गुणसूत्र तो होते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं इसमें। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। एक राइबोसोम के आधार पर कि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं।
78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, कहते हैं, इसको लिख दें एक वर्ड में, एकल कोशिका, एकल कोशिका जीवधारी, जीवधारी, जीवधारी कहते हैं। अब इसका सीधा विपरीत, इनमें केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है, इनमें प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ, इनमें प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ इसमें एब्सेंट क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट है ना, एब्सेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये माइनस का चिन्ह इसलिए हम दिए, एब्सेंट को ये इंडिकेट करता है ना, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसमें प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली भी पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली भी पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें गुणसूत्र तो होते हैं लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, और इनमें सीधा गुणसूत्र के साथ साथ, गुणसूत्र के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, है ना, हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसमें 70S का डीएनए, तो इसमें 80S प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। यही टोटल एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस हुआ। यही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 5 पॉइंटें हैं जो आपको जनरल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि डिवीजन करती है। ओके, तो हम सेल साइकिल, फेजेज ऑफ सेल साइकिल लिख दें, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। ओके, तो एक ये हम यहाँ पे, उसके बाद हम फेजेज को डिवाइड करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा अगर जो फेज होगा वो जीवन फेज होगा, देखने से ही पता चलेगा। ये जीवन है ना, जीवन एस, उसके बाद ये G2, जीवन है G2, उसके बाद ये है एम फेज। एम फेज का बहुत सारे ऐसे हैं जो इनको एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये माइटोटिक फेज नहीं है दोस्तों। इसमें ये माइटोटिक फेज आप इनको नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनमें माइटोटिक और मियोसिस दोनों होते हैं, इसलिए हम इसको एम फेज यानी मल्टीप्लिकेशन फेज अगर लिखें तो सबसे बेहतर होगा, है ना। अब देखिए जीवन या जीवन फेज या फर्स्ट गैप फेज बोल सकते हैं। फर्स्ट गैप फेज है ना, सबसे लॉन्गेस्ट फेज अगर बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्गेस्ट फेज है ना, क्योंकि ये सारे के सारे जीवन G2 ये इंटरफेज के अंतर्गत आते हैं, है ना। लॉन्गेस्ट फेज ये हमारा, ये सेल साइकिल यहाँ पे हम लिख दें इंटरफेज इज लॉन्गेस्ट फेज। ओके, लॉन्गेस्ट फेज 95%
इसी में होता है ना, जिसमें इंटरफेज में हमारा 95% चीजें हो जाती हैं। बाकी ये जो माइटोटिक फेज होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन है, ये 5% मात्र होता है। हम चीजों को बता रहे हैं। लॉन्गेस्ट फेज, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज, या इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी अगर हम लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट माइटोटिक यानी कि ये जो माइटोटिक यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो फेज है दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन फेज में हमारा माइटोटिक मियोसिस दोनों आएगा। तो ये फेज को हम पोस्ट माइटोटिक इसलिए बोल रहे हैं कि ये माइटोटिक फेज के बाद में आता है ना, पोस्ट यानी कि बाद में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम प्री सिंथेसिस फेज बोलें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्री सिंथेसिस तो प्री यानी कि पहले, और एस फेज ही हमारा क्या कहलाता है? एस फेज इज सिंथेसिस फेज। क्या है? सिंथेसिस फेज। कहने का मतलब है कि चीजें यहाँ पे सिंथेसाइज किए जाएंगे, निर्माण होगा, बनेंगे, तो इसको प्री सिंथेसिस फेज कह देंगे, है ना। इसमें और भी चीजें होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, लेकिन हिस्टोन और ट्यूबुलिन प्रोटीन के छोड़ के। कौन से प्रोटीन? एक्सेप्ट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं EXCEPT, एक्सेप्ट माने छोड़कर, एक्सेप्ट हिस्टोन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन को छोड़कर, है ना। ये चीजें, और यहाँ और चीजें का निर्माण होती है। एमिनो एसिड का निर्माण होता है। किसका? एमिनो एसिड, है ना। बहुत बार डबल ए ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, तो ये एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड का भी यहाँ पे सिंथेसिस हो जाए। आरएनए का भी सिंथेसिस यहाँ होता है। आरएनए यहाँ पे ऑर्गेनेल्स मल्टीप्लिकेशन, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट होते हैं, है ना। डुप्लीकेट यानी कि वो डबल के फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेजेज, जो कि जीवन फेज इसको हम बोलते हैं, या तो फर्स्ट गैप फेज, सबसे लॉन्गेस्ट फेज हुआ पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेसिस फेज, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें हम हिस्टोन और ट्यूबुलिन को छोड़ेंगे, और इसमें सेमी ऑटोनोमस जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इनमें सिंथेसाइज हम नहीं लिखेंगे, उसको G2 फेज में लिखेंगे। तो साथ साथ में ही हम लिख देते हैं ना, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो सेमी ऑटो ऑर्गेनेल्स हम जैसे ही बोले तो आपको हम पढ़ाए थे, बिल्कुल आज सेल का सबसे लास्ट मेरा लेक्चर है, सारा चीज हमको बताया हुआ, आपको बता दिए हैं कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं, है ना। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा आएगा, है ना। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया? इसलिए आएगा क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाएगा, तो प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो वो बहुत सारा प्रोटीन अपने आप ही निर्माण कर लेगा, एनर्जी भी अपने आप बन जाएगा, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सब G2 में सिंथेसाइज होते हैं। ओके। फिर अब एस में यानी सिंथेसिस फेज, यहाँ चीजें बनेंगी। तो यहाँ हम क्या छोड़ दिए थे? एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन, है ना। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ खास करके बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ पे बनेगा। यानी कि जो चीजें वहां से छूटा है हम, और सेमी ऑटोनोमस यहाँ G2 में लिख दिए, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करेगा हिस्टोन प्रोटीन, और यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ भी
डबल हो जाएगा, है ना, डबलिंग, यानी कि वृद्धि कर रहा है ना, जीवन में जो वृद्धि किया, यहाँ कुछ चीजें बनी तो यहाँ भी वृद्धि करेगा, यहाँ भी वृद्धि करेगा, सब सारा ग्रोथ फेजेज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय जिसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, हिंदी में गोल्जी काय, क्या, गोल्जी काय, गोल्जी काय, ये सारे के सारे चीजें। अब हम आगे जाते हैं यहाँ पे एम फेज यानी मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन फेज में यहाँ पे आप देखिए कि किस प्रकार से ये डिवाइड करता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज में चीजें आप देखिए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है मल्टीप्लिकेशन, 2 पार्ट्स में। तो सबसे पहले इसका डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का विभाजन। ये सेल डिवीजन का रूल है कि सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। वो हम हिंदी में चीजों को फैक्ट के रूप में, सामान्य जानकारियां जब हम लिखाएंगे तो सारा का सारा आपको चीज हम यहाँ पे लिखाएंगे, तब तक आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझें, वही चीज लिखाया जाएगा बिल्कुल बस। तो यहाँ में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस है ना, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस है ना, कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो देखें कि इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर में देखिए, कैरियोकाइनेसिस में सबसे फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको बिल्कुल सीक्वेंसली याद करिएगा। सीक्वेंस में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले बताइए कि कैरियोकाइनेसिस का प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस बिल्कुल विखंडन होगा। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद साइटोकाइनेसिस ये चीजें आती हैं। कैरियोकाइनेसिस में कहने का मतलब है कि कैरियोकाइनेसिस is divided in 4: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें घटनाएं हैं, सब घटनाएं होती हैं जो साइटोकाइनेसिस के पहले की घटनाएं हैं। साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का पहले की क्रिया साइटोकाइनेसिस के पहले। प्रोफेज में होता है क्या कि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं बहुत सारे, जैसे ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। और उसी के सीधे उल्टा टीलोफेज होते हैं। क्या होते हैं, टीलोफेज। टीलोफेज क्या होंगे, वही जो डिसअपियर होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रीअपियर। क्या हो जाएंगे, रीअपियर। टीलोफेज में वही चीजें क्या हो जाती हैं, रीअपियर। जो प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था वही सारे के सारे ऑर्गेन्स टीलोफेज में फिर से वापस रीअपियर हो जाएंगे। ये दोनों चीजें आपको डिफरेंस पता चल गया। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर के जरिए बिल्कुल एक मेटाफेजिक इस तरह का प्लेट बना लेता है ना, बिल्कुल मेटाफेजिक प्लेट बन जाता है, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ रहता है। आगे हम चीजों को बताते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, चाहे तो आपका जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो या तो नीट यानी कि मेडिकल लेवल का एग्जाम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, है ना।
उस सोमैटिक सेल आपके दिया हुआ है सिलेबस में, जनरल कंपटीशन के सिलेबस को हम पढ़ा रहे हैं तो उसी को डील करेंगे। सोमैटिक कोशिका भी कहा जाता है, इन्हें दैहिक कोशिका, इन्हें क्या कहा जाता है? दैहिक कोशिका भी कहा जाता है, दैहिक कोशिका भी कहा जाता है ना, कहा जाता है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी है वो सोमैटिक सेल से इन्हीं के द्वारा, यानी कि सोमैटिक सेल के द्वारा ही सब डिवाइड हो करके, कंस्टिट्यूट हो करके हमारा सेल के थ्रू शरीर बनती है, हमारी शरीर बनती है ना। जैसे हमारी अस्थि है ना, त्वचा, अस्थि हो गया त्वचा, दैट इज द स्किन, दिस इज द स्किन। त्वचा, मांसपेशियां, ब्लड, ये सब क्या है? ये सारे उदाहरण है। ब्लड इत्यादि सोमैटिक सेल का ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सोमैटिक सेल का ही उदाहरण है ना। नोट के फॉर्म में आप एक लिख लेंगे, ये सोमैटिक सेल के रूप में आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सोमैटिक सेल में सारे आप लोग चीज जानते हैं। सोमैटिक सेल में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं, गुणसूत्र दैट इज द क्रोमोसोम। ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंग्लिश में लोगों को ज्यादा याद होता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, है ना। इनमें 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 23 दूनी जोड़ी, यानी कि 2 जोड़ी का मतलब क्या हो गया? इंटू टू, जोड़ी का मतलब इंटू 2, तो 23 जोड़ी यानी 23 गुने 2 यानी 40। देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सेल, तो इसको हम एक नेक्स्ट स्लाइड से सेल, ओके, रिप्रोडक्टिव सेल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मेल में अगर बात की जाए, मेल का रिप्रोडक्टिव फॉर्म है अगर, तो स्पर्म को रखा गया होता ही है। और अगर फीमेल का अगर रिप्रोडक्टिव फॉर्म है तो ओवा है। ओके, इसे गुणसूत्र है ना, ये है ना, इसमें ये यानी कि 23 जो गुणसूत्र हैं, एन से हम इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे ओवा, ये के टोटल 23 गुणसूत्र, ये दोनों में क्या होते हैं? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 गुणसूत्र इसलिए पाए जाते हैं कि अगर बताइए कि अगर ये हमारा सेल में 46 अगर गुणसूत्र पाए जाएंगे, और एक जायगोट का निर्माण कब होता है? जब मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा, यानी कि अगर इसमें सपोज इसमें भी 46 गुणसूत्र होता, इसमें भी 46 गुणसूत्र होता, तो ये दोनों से गुणसूत्र क्या बनता? 46 + 46 यानी 92 गुणसूत्र बन जाता, जो कि अनबैलेंस हो जाता। ये हमारा मान्य होता ही नहीं, ह्यूमन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए इनको तो कहा गया है कि रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, या तो गोनाइड सेल हम लिखते हैं, ये चीज को लिख सकते हैं, गोनाइड सेल के फॉर्म में गोनाइड। ओके,
यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही होता है इसमें। इसीलिए हम ये चीजें नहीं लिख के हम इसको क्या करते हैं, 23 और 23 गुणसूत्र इसमें होता है, तो जाकर के 23 मेल का 23 फीमेल का, ये दोनों से हमारा जाइगोट 46 क्रोमोसोम ऐसे ही बनेगा। दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इन लिविंग। जिस समय हम आपको एक बार बताए थे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला एक वर्ड था, कहने का मतलब ये जो हमारा सेल आता है, सेल इज अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। उसी चीजों को हम यहाँ पे सेल डिवीजन ये टॉपिक हम दे दिया, वही सारे चीजों को हम वहां पे लिखेंगे। है तो है, ये आपके लिखा हुआ है, सेल डिवीजन के सिलेबस में आपका दिया हुआ है जनरल कंपटीशन में। वही चीजों को हमको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग नीट से आते हैं, नीट का स्टूडेंट है, वो चीजों को बहुत अंदर तक जाते हैं। जो चीजें अगर पढ़ ली है उसको एक बार नहीं, उससे अंदर के और चीजों को जानने का हम लोगों को आइडिया है। लेकिन नए हम कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में आए आप लोग के सामने, तो एक हम सोचते हैं कि पैरामीटर क्या परफॉर्मा है, उसके हिसाब से इन चीजों को खत्म किया जाए, है ना। नहीं तो अनावश्यक चीजें हम बहुत ज्यादा बताते जाए, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं हो, समय का भी खपत हो, तो कोई फायदा है नहीं। आउटपुट तो निकलना चाहिए, है ना। इनपुट हम दे रहे हैं, आउटपुट के फॉर्म में आपको भी तो रिजल्ट आना चाहिए। हम बहुत सारे चीजें बता दिए, आपको कोई उससे फायदा नहीं, तो वो भी वेस्टेज ही गया ना। तो रुडोल्फ बर्चो ने एक फ्रेज दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना, सेलुला। इसका मतलब होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, एक नई कोशिका का अर्थ होता है कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पूर्ववर्ती, है ना, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बना है। ओके, कोशिका से मिलकर बना है। ये एक आइडिया मिलकर बना है ना, मिलकर बना है, जिसका नाम कोशिका का सिद्धांत रखा गया। क्या रखा गया? कोशिका का सिद्धांत। सन 1855 लिख लीजिए, कोशिका का सिद्धांत रखा गया, है ना दोस्तों। कोशिका का सिद्धांत रखा गया। ओके, कोशिका का सिद्धांत रखा गया। ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो सेल इज अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो बच्चे हैं इंग्लिश के, सेल इज अराइजिंग, here we can write cell is arises from pre-existing cells. Okay, pre-existing cells। बस एक छोटा सा टुल्लू सा मेथड कि सेल जो एराइज होता है वो कहीं ना कहीं पहले भी कोई सेल बना है, उसी से वो एराइज हुआ है। तो नेक्स्ट के आप स्लाइड आते हैं, नई कोशिका, सामान्य जानकारियां में सब लिखा रहे। नई कोशिका को पुत्री कोशिका कहते हैं। नई कोशिका को पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल इंग्लिश में
पुत्री, डॉटर कोशिका सेल को, जबकि पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व यानी पहले है ना, पूर्व यानी पहले, पूर्ववर्ती कोशिका को क्या कहते हैं जी? मातृ कोशिका, मातृ संस्कृत हिंदी सब मिला जुला है। मातृ कोशिका, इंग्लिश ठीक है यार, मदर सीधे लिखो, मातृ माता सब आ जाएगा, मदर सेल, मदर, जबकि पूर्ववर्ती कोशिका को मातृ कोशिका कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज इज सिंपल लैंग्वेज है ना। बहुत सारा माथा फोड़ी हिंदी में होता है यार, कोशिका माता प्रक्रिया है ना। और यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है। जो चीजें को हम बताए थे ना एकदम बिल्कुल सिंपली फॉर्म है ना, रिपीटेशन इज अकरिंग एंड कम टू द प्री एग्जिस्टिंग, वही चीज को ये हिंदी में परिभाषा लिख रहा है। ओके, हिंदी में परिभाषा लिख रहा है कि और यह प्रक्रिया लगातार होती है, इसी प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं ना, सेल साइकिल, कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका का विभाजन दो तरह से होता है। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है जी? दो प्रकार से। कोशिका का विभाजन जो एम फेज में हमने बताया था, कोशिका का विभाजन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या था? G2 के बाद मल्टीप्लिकेशन फेज हम बताए थे, उसमें माइटोटिक और मियोसिस है ना। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। उसी के बारे में लिख रहा है कि कोशिका का विभाजन, पहला लिखो माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस, हिंदी सम का मतलब बराबर, सूत्री है ना, समसूत्री विभाजन, ओके, समसूत्री विभाजन, इतना ही रहो, समसूत्री विभाजन इतने रहे यार, क्लिक, हाँ क्लिक, समसूत्री विभाजन दोनों तरफ का हो गया एक ही कलर या। इसमें फिर सेकंड में है मियोसिस, MEIO, मियोसिस है ना। समसूत्री विभाजन और इसका बराबर है, इसका आधा हो जाएगा, तो आधा है तो अर्धसूत्री विभाजन है, आधा है तो अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस है ना। हाफ्ड हो जाता है, क्या हो जाता है? हाफ्ड हो जाता है, ओके, हाफ्ड हो जाता है, ओके। अर्धसूत्री विभाजन, ये हो गया माइटोसिस। समसूत्री विभाजन, क्या हो गया? समसूत्री विभाजन। लो कॉलम पहला है सोमैटिक सेल का विभाजन है ना, इसलिए तो ग्रोथ जल्दी करता है। सोमैटिक सेल यानी कि दैहिक कोशिका, सोमैटिक दैहिक कोशिका का विभाजन कैसे होता है? विभाजन समसूत्री होता है, समसूत्री, माइटोसिस होता है, समसूत्री होता, अर्थात इस प्रक्रिया से हमारा शरीर ग्रोथ करता है, हमारा शरीर बॉडी ग्रोथ करता है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास भी कर लेता है, एंड डेवलपमेंट करता है ना। तथा इसमें समय भी कम लगता है, तथा इसमें समय काम लगता है ना, ये काम लगता है, समय भी क्या लगता है, काम लगता है। अब उसमें रिप्रोडक्टिव सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि हम बताए थे सेल और ओवम में अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट करके, इसमें लिखे कि सोमैटिक होता है, इसमें सोमैटिक सेल, और उसमें हम अंतर देखिए, यहाँ पे अंतर होगा। सोमैटिक सेल अगर आ गई बात तो हम माइटोटिक यानी समसूत्री विभाजन, और रिप्रोडक्टिव जैसी आ गया रिप्रोडक्टिव सेल में अर्धसूत्री विभाजन संभव है या होती है, संभव या होती है। इनमें जनन की प्रक्रियाएं होती है, जनन रिप्रोडक्शन, जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, जनन की प्रक्रियाएं होती है। इनमें समय अब ज्यादा लगता होगा क्योंकि आधा ही बढ़ रहा है ना। अर्धसूत्री एक चीज को है तो ये दो चीजों में बना के आधा आधा करके एक चीज बनाएगा, है ना। ये है क्या, माइटोसिस में क्या है कि इतना से बनाया, सीधे इसका सीधा एक ही बार में वो सीधा बना देगा कि इसके जैसा ये। इसमें क्या करेगा कि इसमें ये एक ही चीज को दो गो में डिवाइड कर देगा, तो आधा मिल के इतना के बराबर आया, और ये एक ही बार में इतना चीज को आ गया, है ना। तो इसमें टाइम तो लगेगा, तो यही चीज को हम लिख देंगे कि इसमें समय तो लंबा लगता है, इनमें समय कंपैरेटिवली लंबा लगता है। कंपैरेटिवली क्या लगता है, कंपैरेटिवली लंबा लगता है। बिल्कुल चीजों को क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, है ना। बिल्कुल चीजों को, इसका एक ही तो डिफरेंस हुआ है अभी, हाँ एक डिफरेंस हुआ कि रिप्रोडक्टिव सेल, मेन विशेषता ये हो गया, रिप्रोडक्टिव सेल अर्धसूत्री में काम करेगा और सोमैटिक सेल समसूत्री में करेगा। नेक्स्ट में हम इसका कि समसूत्री विभाजन, वही चीजें जो आप जानते हैं, समसूत्री विभाजन केवल एक चरण में होती है, केवल एक चरण में होती है। क्या होती है, एक चरण में होती है, एक चरण में हो जाती है, काम खत्म। एक कोशिकाएं दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, है ना। इसमें होता है मातृ कोशिका और पुत्री कोशिकाओं, इनमें मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका का गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम ना, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, है ना। और उसमें दो चरणों में होती हैं, यही अंतर है बेसिक सा, कि अर्धसूत्री
अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होती है ना, 2 चरणों में होती है। इनमें देखिए तीसरा पॉइंट में मातृ कोशिकाएं 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, इनमें मातृ कोशिकाएं 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती है ना। मातृ कोशिकाएं 4 पुत्री कोशिकाएं, 4 पुत्री, 4 और 2, ये इसको आप इंडिकेट करिएगा। 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। मातृ कोशिकाएं और पुत्री कोशिकाएं है ना समान होता है, संख्या समान है, इसमें आधा होता है। देखिए मातृ कोशिका बिल्कुल इसी के आधार पर हम चीजों को यहाँ पे छाप देंगे, है ना, बिल्कुल रेप्लिका। मातृ कोशिका का आधा गुणसूत्र पुत्री कोशिका में पाया जाता है ना, पाया जाता है बिल्कुल सेम। अब हम आएंगे कि प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, है ना, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में हमने आपको क्या बता दिया था, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद केंद्रक के विभाजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि कोशिका का विभाजन होगा। तो नेक्स्ट में हम प्रक्रिया कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, कोशिका विभाजन हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का क्या होता है, विभाजन, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का विभाजन कहते हैं। इसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म का, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन से पहले इंटरफेज की अवस्था होती है ना, हम आपको बताए थे उसमें फिगर में भी कि सबसे ये जो साइटोकाइनेसिस होगा उसके पहले इंटरफेज में G1 S G2 है ना, G1 S G2। तो नोट के फॉर्म में यहाँ पे आपका चीजें लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहे। विभाजन से पहले लिखेंगे हम कोशिका, वही सारे चीज जो हम पढ़ाए हैं, कोशिका विभाजन से पहले इंटरफेज की अवस्था होती है। क्या होती है,
इंटरफेज, इंटरफेज जिसमें क्या आएगा, G1 आएगा, एस आएगा, G2 आएगा, ऐसे लिख लीजिए। इंटरफेज की अवस्था, इंटरफेज की अवस्था होती है ना, इंटरफेज की अवस्था होती है, इंटरफेज की अवस्था होती है, क्या होती है, इंटरफेज की अवस्था होती है। कोशिका का आकार बढ़ जाता है, नोट इंटरफेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए हम लिखा रहे हैं बिल्कुल फैक्चुअल। इंटरफेज में कोशिका का आकार क्या होता है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है, जो कि हमने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस हो जाता है, यही चीज को लिख रहा है कि है ना, तथा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहने का मतलब है कि अर्थात डीएनए की संख्या बढ़ जाती है, डीएनए की संख्या क्या हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है, डीएनए की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 1 मिनट प्यास लग गया। डीएनए की संख्या बढ़ जाती है, डीएनए की संख्या बढ़ जाती है ना। इसी दौरान गुणसूत्र भी ज्यादा हो जाता है, इसी दौरान गुणसूत्र भी ज्यादा हो जाता है, गुणसूत्र भी ज्यादा हो जाता है, इसी दौरान ज्यादा हो जाता है, गुणसूत्र क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। देखा गया है कि लगभग 2 गुना, है ना, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अगर गुना के फॉर्म में पूछे तो कितना डबल हो जाता है, आधा हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो डबलेट हो जाता है ना। अब हम चीजों को इंटरफेज के बारे में हम चीजों को थोड़ा सा बता देंगे, है ना। इंटरफेज ऐसे हम सारे चीजों को बता चुके हैं। फिर इंटरफेज कोशिका का क्या हो जाता है, इंटरफेज कोशिका का आकार इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है, कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है ना। कोशिका का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा ही लिखेंगे, बड़ा से पता नहीं चलता है। कोशिका का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाता है। साथ साथ डीएनए ओके, साथ साथ डीएनए की संख्या बढ़ जाती है, डीएनए की संख्या क्या हो, इस दौरान गुणसूत्र के फॉर्म में एक हम लिख लेंगे कि इंटरफेज के बाद है ना, इंटरफेज के बाद माना गया, ऐसा देखा भी गया, इंटरफेज के बाद कोशिका विभाजन का वास्तविक, है ना, इंटरफेज के बाद कोशिका के, यहाँ पे एक चीज हम नहीं लिखे थे, सबसे फर्स्ट में आइए, प्रिपरेटरी फेज यहाँ पे लिखा था क्या, नहीं लिखा था, ओके, नहीं लिखा था। यहाँ सारा चीज का क्या होता है, प्रिपरेशन,
इसलिए हम इसको प्रीपेरेटरी फेज भी हम इस चीज को लिखेंगे, है ना। प्रीपेरेटरी, सारा चीज का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है, सारा चीजों का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। ओके, सारा चीजों का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। प्रीपरेटरी फेज, इंटरफेज के बाद, हाँ यहाँ पे हम लिख रहे थे कि इंटरफेज के बाद कोशिका के वास्तविक विभाजन के बाद कोशिका का वास्तविक विभाजन का काम शुरू होता है। वास्तविक विभाजन का काम शुरू होता है। ओके, मेन रूप से इंटरफेज के बाद, इंटरफेज में होता क्या है, पूरी तैयारियां चलती है ना। जैसे सपोज मान लिया जाए किसी का कोई शादी लगा है, शादी होना है, तो उसके पहले सारी तैयारियां होती है ना। ये होता है देखा देखी, उसके बाद फिर बहुत सारा और भी काम, कपड़ा खरीदना, ये खरीदना। उसके बाद इस फेज में आता है, यानी कि उसी में इंटरफेज में तो सिंथेसिस यानी निर्माण का काम, ज्वेलरी बनाना, ये बनाना, वो बनाना, है ना। यानी कि टोटल शादी होने के पहले टोटल सामग्री, टोटल समय का समुचित उपयोग करते हुए हम पूरे चीजों का क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। उसके बाद फिर तभी तो 95% समय हमारा इंटरफेज में लगता है, और माइटोटिक और मियोसिस में जब हम जाते हैं एम फेज में, तो मात्र 5% काम बचा हुआ रहता है। माइटोटिक फेज यानी एम फेज को हम ड्रामेटिक फेज भी हम कहते हैं, आगे भी हम लिख देंगे, पीछे छूट गया है। ड्रामेटिक फेज इसलिए कहते हैं कि उसमें 5% के अंतर्गत, यानी कि पूरे साल भर से हम किया हुआ तैयारी को 2 घंटे में भी फिर भी ड्रामा, यानी कि उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बहुत आदमी का ड्रामा उसमें होता है। वो चीजें हम वहां पे आपको बताएंगे। वास्तविक विभाजन इंटरफेज के बाद शुरू होता है ना। उसके बाद इस सारे चीज होने के बाद साइटोकाइनेसिस आता है। क्या आता है? साइटोकाइनेसिस यह 4 प्रकार से होते हैं। यह कुल 4 फेज में होते हैं। कितने फेज में? 4 फेज में होते हैं। यह कुल 4 फेज में होते हैं। ओके, 4 फेज में ये होते हैं। ये 4 फेज में होते हैं, है ना। ये कुल 4 फेज में होते हैं। यही चारों फेज को हम देखेंगे। 4 फेज को देखेंगे, हम आपको बता दिए थे। पीएमएटी, है ना, प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। पीएमएटी हम इसको याद रखे थे, पीएमएटी पीएम एट साइकिल, ऐसे हम याद रखे थे, पीएम एट साइकिल। ओके, साइकिल से यानी साइटोकाइनेसिस, यानी पी इज प्रोफेज, P is prophase, M is metaphase, prophase, metaphase, anaphase, टीलोफेज। ओके, टीलोफेज यही इसका साइटोकाइन। तो हम चारों ड्रामा को हम यहीं पे अगर लिख लें तो हमारा काम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, है ना। ओके, चारों ये ड्रामा है, चारों ड्रामा को देख लो। चारों ड्रामा को हम देख लेते हैं। ये चौथा ड्रामा फेज, है ना। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसको बिल्कुल सीरीज में याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में अरेंज करने के लिए आ जाता है कभी कभी कि इसका वास्तविक अरेंजमेंट क्या है, तो यही अरेंजमेंट आपको है ना। तो इसमें है प्रोफेज में, इसमें देखिए प्रोफेज में कोशिका का वास्तविक विभाजन, है ना, कोशिका का वास्तविक विभाजन, वास्तविक
कोशिका का वास्तविक अगर विभाजन है तो इसी में होता है, वास्तविक विभाजन इसी में होता है, इसी में होता है, वास्तविक विभाजन इसी में होता है, कोशिका का वास्तविक विभाजन इसी में होता है ना। 80% इसी प्रक्रिया में लगता है, 80% समय इसी प्रक्रिया में लगता है, इसी प्रक्रिया, इसी यानी कि प्रोफेज, इसी प्रक्रिया में लगता है, इसी प्रक्रिया में लगता है। इसमें होता है कि क्रोमैटिन धागा, क्रोमैटिन धागे गुणसूत्रों में बदल जाते हैं, गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, है ना, बदल जाते हैं। और होता क्या है कि सेंट्रोमेयर और क्रोमैटिड और सेंट्रोमेयर क्रोमैटिड और सेंट्रोमेयर और होता क्या है, और क्रोमैटिड और सेंट्रोमेयर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसमें प्रोफेज में सबसे इंपॉर्टेंट फेज अगर है तो यही है। इसमें और चौथा पॉइंट क्या है कि केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, है ना, होने लगते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, गायब होने लगते हैं। हम आपको बताए थे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसमें गायब हो जाते हैं जो टीलोफेज में फिर से रिअपेयर हो जाते हैं। सेंट्रोसोम किनारे पर चले जाते हैं, सेंट्रोसोम किनारे पर चले जाते हैं, ये हमारा होता क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस क्रोमैटिन धागे है। ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये जो हमारा सेंट्रोसोम है, इस पर स्पिंडल फाइबर हो गया, इस सब के सब हमारा किनारा पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये किनारे पे चला जाएगा। ओके, इससे देखने को यही मिलता है ना, किनारे पे सेंट्रोसोम तो टोटल के टोटल किनारे पे आ जाएगा। गुणसूत्र टोटल के टोटल जिस प्रकार से डिसअपियर होने लगता है सेंट्रोसोम, है ना, इस पे स्पिंडल फाइबर ये सब देखने को हमारा, यानी कि इस तरह से सेंट्रोसोम भी किनारे पे आ जाएगा, सब के सब सेंट्रोसोम क्या हो जाएगा, किनारों पे। ये जो इसका केंद्रक झिल्ली है, झिल्ली भी समाप्त हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये लगभग डिसअपियर के फॉर्म में हो जाता है। ये झिल्ली क्या हो जाती है, लिखा हुआ ऊपर कि झिल्ली समाप्त होने लगती है, क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है, झिल्लियां भी समाप्त होने लगती है, वो हमारा लिखा हुआ है ना। ये जो हमारा सेंट्रोमेयर है ना, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रोमेयर, धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली और ये क्रोमैटिड तथा गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। ये सारा का सारा ये जो है हमारा ये गुणसूत्र है, हमारा क्या है, क्रोमोसोम। ये सब के सब धीरे धीरे और सेंट्रोसोम तो बिल्कुल किनारे पर आ जाता है, ये तो है जो बिल्कुल किनारे पर आ जाएगा सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम आई, क्रोमोसोम हमारा यहाँ पे सेंट्रोसोम बिल्कुल किनारे में हमारा आ जाता है और झिल्ली समाप्त होने लगती है। उसके बाद हम फिर मेटाफेज, इसमें मेटाफेजिक प्लेट बन जाता है ना, क्या अवस्था है। यह फेज बहुत कम समय की अवस्था है, बहुत कम समय की अवस्था है, बहुत कम समय की अवस्था है, बहुत कम है। लगभग इसमें 2 से 10 मिनट का समय लगता है, 2 से 10 मिनट। इससे भी छोटा एनाफेज है ना, 2 से 5 मिनट के बीच में। इसमें तो 2 की तारक काय के जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, तारक काय के स्पिंडल फाइबर बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। तारक काय के स्पिंडल फाइबर सूत्र के सेंट्रोमियर पर चिपक जाते हैं और इसमें गुणसूत्र के सेंट्रोमियर पर चिपक जाते हैं। सेंट्रोमियर पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। यही देखिए, इसमें मेटाफेजिक प्लेट जितने होते हैं सब यहाँ पे बन जाएगा, है ना। एक मेटाफेजिक प्लेट के रूप में ऐसे सारे के सारे बन जाएगा। ये हमारा मेटाफेजिक प्लेट यहाँ पे बन जाता है। ये जो चीज बनती है ना, ये जो हमारा, इसी को हम मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। मेटाफेज प्लेट। इसमें मेन क्वेश्चन में इसी से आता है कि मेटाफेज प्लेट कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छे फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। गुणसूत्र बहुत क्लियर ढंग से दिखते हैं, बहुत क्लियर ढंग से। तो इसके नोट फॉर्म में हम लिखेंगे कि यहाँ पे गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, है ना। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र, मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं, है ना, देखे जाते हैं। उसके बाद जस्ट फिर थर्ड एनाफेज उससे भी छोटा है ना। यह और कम समय की अवस्था है, बहुत और कम समय की अवस्था है। ये तो 2 से 10 था, ये 2 से लगभग 4 या 5 मिनट की अवस्था है, 2 से 5 मिनट, है ना। इसके दौरान सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़ने लगते हैं। ओके, सिकुड़ने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़ने लगते हैं और दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स इसमें देखने को मिलता है। ये चीज को भी थ्योरी के फॉर्म में लिख लेंगे कि एनाफेज में, है ना, एनाफेज में ही सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलता है, नोट के फॉर्म में।
इसी फेज यानी कि एनाफेज में सिस्टर क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है ना, देखने को मिलता है। टीलोफेज पे आ जाते हैं। टीलोफेज सबसे लास्ट का फेज टीलोफेज। इसमें सिस्टर क्रोमोसोम्स जो एनाफेज में सिस्टर क्रोमोसोम बनते हैं वो क्रोमैटिन धागे के साथ केंद्र में बदल जाते हैं। न्यूक्लियस है ना, केंद्र में बदल जाते हैं। इस तरह एक ही कोशिका में दो केंद्रक हो जाते हैं। बाइन्यूक्लियस दो केंद्रक हो जाते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट इसमें टीलोफेज में ये देखने को मिल जाता है, जो कि हम साइटोकाइनेसिस में भी ये चीजों के यहाँ पे हो क्या जाता है कि ये सेल है, उसके बाद ये दो में बदल गया है कि नहीं। ये भी एक न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया और एक न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, यानी कि एक भी केंद्रक यहाँ और एक केंद्रक यहाँ पे, दो केंद्रक हो जाता है। अब पांचवा प्रक्रिया है साइटोकाइनेसिस पांचवा प्रक्रिया। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, है ना। दो भागों में साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाते हैं। अभी तक हम कैरियोप्लाज्म के बारे में पढ़ते आ रहे थे। साइटोप्लाज्म में जब होता है तो इसमें देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें जो होता है, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो एक ही से एक ये बना और एक ये बन जाता है ना, जेनेटिक मटेरियल्स के साथ। ये हमारा साइटोकाइनेसिस हो गया। इसमें कुछ नोट के फॉर्म में चीजें हैं जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे नोट के फॉर्म में चीजों को लिख लेंगे कि तापमान के आधार पर इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तापमान तापमान अगर कम होगा तो सूत्री विभाजन तेज होती है। तापमान कम होने पर सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, सूत्री विभाजन तेज होती है तथा तापमान बहुत गर्मी या अधिक तापमान में यह क्रिया कम हो जाती है। यानी कि फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन की बात आ जाती है। आप सबसे अच्छा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कब कर पाएंगे? जब आपके फेवर में कंडीशन हो। फेवरेबल कंडीशन में चीजें यहाँ भी अच्छा से डिवाइड करती है, माइटोटिक डिवीजन ज्यादा अच्छा से होता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में वो धीमा। नोट के फॉर्म में यहाँ और एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि
हमारा घाव जो होता है जिसको बोलते हैं जख्म, हमारा घाव भरना समसूत्री विभाजन का उदाहरण है। हमारा शरीर में ग्रोथ भी उसी का उदाहरण है, समसूत्री विभाजन का उसी से होता है। लास्ट में हम आपको बताए थे कि स्टेम सेल बिल्कुल जन्म के एकदम बिल्कुल 4 से 5 दिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद चीजें जब होती हैं तो स्टेम सेल मदर के अंदर में निर्माण होता है। वही स्टेम सेल से है ना हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल में और फीमेल में। मेल में यानी कि मेल में हमारा 22 जोड़ी तो वही सेम रहा और XY, और फीमेल में 22 प्लस XX वही चीजें होती हैं। इसमें होता है कि निषेचन के बाद जायगोट बनता है। निषेचन के बाद जायगोट बनते हैं, है ना। यही स्टेम सेल के बारे में थोड़ी और गर्भ स्थापना होती है, और गर्भ स्थापना होती है। यही सारा चीज से, यानी कहने का मतलब है गर्भ स्थापना फर्स्ट बार होती है तो स्टेम सेल के माध्यम उसका सबसे पहला होगा। फिर है कि गर्भ स्थापना के 5वें दिन तक 5वें दिन तक 150 से 200 कोशिका बन जाती हैं, है ना। कोशिका बन जाती हैं 150 से 200 कोशिका बन जाती है 5वें दिन ही। उसके बाद है कि स्टेम सेल गैर विभाजित सेल है। नोट के फॉर्म में यहाँ पे हम लिख लेंगे नोट की स्टेम सेल गैर विभाजित सेल है। गैर विभाजित सेल है। लास्ट और छोरा टॉपिक, इसलिए हम लास्ट स्टेम सेल से ही हम आगे चलकर स्टेम सेल जब विभाजन करता है, स्टेम सेल जब विभाजन किया तो सेल बना, टिश्यू बनी, फिर ऑर्गन बना और ऑर्गन सिस्टम बना, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बन गया। ये रोल है कुछ स्टेम सेल का जो आपको हम ब्रीफली लिख दिए। उसमें इससे ज्यादा हम जो 6ठे से 7 दिन वो सेल जो होते हैं वो होते हैं टोटीपोटेंट सेल, है ना। टोटीपोटेंट सेल उसको हम कहते हैं। एक और वर्ड आ गया टोटीपोटेंट, इसमें याद रखिएगा ये वर्ड टोटीपोटेंट सेल। वही जो शुरुआती के 150 से 200 कोशिका बने थे उसको हम रख देंगे। एक वर्ड और आप ध्यान रख लीजिएगा, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। क्वेश्चन आए या ना, लेकिन सारा के सारा हम टॉपिक को क्लियर यहाँ पे कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट इसमें रखेंगे कि केवल नाभि नाल के जो द्रव होते हैं, नाभि नाल के जो अंदर जो द्रव होते हैं वे सेल केवल डॉक्टरी प्रक्रिया में भाग लेता है, और डॉक्टर उसी से टेस्ट करके आपको बारे में बताते हैं कि किस प्रकार का क्या इसमें होने वाला है। तो आज हम सेल एंड साइटोलॉजी को इस चैप्टर को लास्ट कर दिए हैं। तो पूरे चैप्टर को नोट्स के साथ आप इसको बार बार रिवाइज करते रहें, और प्रीवियस ईयर के जितने भी PYQ हैं उससे आप चीजों को मिलाकर देखिए। हर एग्जाम में इससे अलग एक भी चीज BPSC लेवल तक एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ ये हमारा जो पढ़ाया हुआ स्लाइड है उससे बाहर नहीं आएगा।
तब तक के लिए आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।